चलिए, आज की अपनी ये क्लास जो है राष्ट्रपति की दूसरे प्रकार की शक्तियां, जिनको अपने आपातकालीन शक्तियां बोलते हैं, इमरजेंसी पावर्स बोलते हैं, उनके ऊपर डिपेंड रहेगी ये क्लास। ठीक है, तो राष्ट्रपति की दो प्रकार की शक्तियां थी। एक वो थी जो शांति काल में काम आ रही थी, उनको तो आपने देख लिया था। अब अपने वो स्पेशल पावर्स की बात करते हैं जो इमरजेंसी वाली कंडीशन में काम आएगी। तो संविधान के अंतर्गत ये वाला जो इमरजेंसी वाला जो पार्ट है, ये हालांकि हमने अलग से ही शामिल किया है इसको। भाग संख्या 18 जो है, चलो अपने वैसे इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इस भाग का नाम है आपातकाल। आपातकाल, और ये संविधान के अंदर अलग से शामिल किया गया है भाग संख्या 18 के रूप। ठीक है तो ये राष्ट्रपति की पावर सी, लेकिन संविधान में अलग भाग बनाकर इनको शामिल किया। तो भाग संख्या 18 है। अब अनुच्छेद की अगर अपने बात करें तो भाग संख्या 18 फैला हुआ है हमारा 352 नंबर अनुच्छेद से लेकर 360 के बीच में। ये जो प्रावधान है ये हमारे आपातकाल प्रावधान। अब आपातकाल का मतलब ही हमें समझ में आता है कि कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई। इमरजेंसी का मतलब जो सामान्य क्रिया चल रही थी उससे आपत्ति वाली कंडीशन आ गई, तो उस समय आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग होगा। तो वैसे तो क्या होता है कि हमारे देश के अंदर जो संविधान का ढांचा बना है, उस संविधान के ढांचे को हम बोलते हैं संघात्मक ढांचा। संघात्मक ढांचा वो होता है जिसके अंदर सेंटर और स्टेट के बीच के जो संबंध होते हैं वो सहयोगात्मक रहते हैं। ठीक है, यानी कि केंद्र जो है और जो राज्य है हमारे जितने भी, उन दोनों के बीच में आपस में सहयोगपूर्ण संबंध रहते हैं, समन्वय से दोनों काम करते हैं, दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं, कहने का मतलब। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को यह बात भी पता थी कि हमारा देश नया नया आजाद हुआ है। 1950 में जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारे देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी उस समय, जैसे अपने विभाजन हुआ था, सांप्रदायिकता की समस्या और वगैरह बहुत सारी प्रकार की समस्याएं। तो संविधान निर्माताओं के दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज काम कर रही थी कि अगर ऐसी कोई स्थिति बन जाए कि राज्यों के ऊपर कंट्रोल ना रह पाए और हमारे जो संघ बनाया है हमने, वो संघ कल को टूटने की कगार पे आ जाए, तो उसको टूटने से बचाने के लिए जरूरी है कि हमारा संघ मजबूत होना चाहिए। संघ क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। उसको कुछ ऐसी एक्स्ट्रा पावर्स दी जाए जिससे वो राज्यों के संघ को बनाए रख सके। तो ये जो इमरजेंसी वाला प्रावधान होता है, ये वैसे संसार के अंदर या पूरे विश्व में जहां लोकतंत्र चलता है वहां तो बिल्कुल ही नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि केंद्र या संघ जो होता है वो राज्यों के ऊपर नियंत्रण कर लेता है अपना, यानी कि राज्यों की जो स्वायत्तता है, ऑटोनॉमी है, वो समाप्त हो सकती है इससे। लेकिन अपने देश में परिस्थितियां अलग थी, इसलिए हमने आपातकाल वाला प्रावधान संविधान में शामिल किया। तो इस प्रावधान के लागू होने के बाद में क्या होता है, सेंटर और स्टेट के बीच के जो संबंध होते हैं, केंद्र राज्यों के बीच के जो संबंध होते हैं, वो प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं और कहीं ना कहीं संघ जो होता है वो मजबूत हो जाता है। तो राज्य की शक्तियां जो होती है, कहने का मतलब थोड़े समय के लिए उनका प्रयोग कौन करने लग जाता है? संघ करने लग जाता है, ताकि राज्य को विखंडित होने से बचाया जा सके, संघ को टूटने से बचाया जा सके। तो जब सारी पावर सेंटर में चली जाती है, संघ में चली जाती है, ऐसा जो संविधान होता है उसको हम बोलते हैं एकात्मक संविधान। क्या बोलते हैं? एकात्मक। तो हमारे संविधान का शांति काल में जो ढांचा है वो तो है संघात्मक ढांचा, लेकिन अगर संघ के ऊपर किसी प्रकार का संकट आएगा, उस समय हमारा संविधान संघात्मक न रहकर क्या बन जाएगा? एकात्मक बन जाएगा। और एकात्मक बनने का अर्थ है कि अब हमारी जितनी भी संविधान की शक्तियां हैं उनका प्रयोग संघ द्वारा किया जाएगा। राज्यों की शक्तियां जो है वो थोड़े समय के लिए निलंबित कर दी जाएगी। अब यह चीज अपने को ध्यान रखनी है, राज्य की शक्तियां समाप्त नहीं की जा रही है, राज्य की शक्तियों को थोड़े समय के लिए लागू होने से रोक दिया जाएगा। कहने का मतलब राज्यों को पावरलेस बना दिया जाएगा कि वो अपने स्तर पर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं कर सकेंगे। जो निर्णय किया जाएगा वो कौन करेगी? संघ की सरकार करेगी, केंद्र की सरकार करेगी। तो ये जो व्यवस्था होती है इसको हम क्या बोलते हैं? आपातकालीन प्रावधान बोलते हैं। तो ऐसा ये जो प्रावधान हमने शामिल किया हमारे संविधान में, वो हमने शामिल किया वाइमर के संविधान से। वाइमर उस समय पश्चिमी जर्मनी का जो क्षेत्र था उसको बोला जाता था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है ये, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और जर्मनी जो है उसका एक पार्ट वाइमर के नाम से जाना जाता था। पश्चिमी वाइमर, पश्चिमी जर्मनी का पार्ट था जिसको वाइमर संविधान। तो ये आपातकाल वाले जो प्रावधान है वो हमने वाइमर संविधान से ग्रहण किया हमारे संविधान के अंदर, और इसको हमने अलग से एक भाग के रूप में रखा है, भाग संख्या 18, आर्टिकल नंबर 352 से 360। अब ये इमरजेंसी पावर्स जो है, ये संकट जो आ सकता है हमारे संघ के ऊपर, ये तीन तरीके से आ सकता है। तो आपातकालीन शक्तियां जो है उनको अपने तीन अलग अलग भागों में डिवाइड करती।
पहला जो आपातकाल होता है उसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। सेकंड जो आपातकाल होता है उसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन के नाम से, राष्ट्रपति शासन। और थर्ड जो आपातकाल होता है उसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। क्या बोलते हैं? वित्तीय आपातकाल। अब ये जो हमने तीन नाम दे रखे हैं, ये नाम एक्चुअल में हमारे संविधान के नाम नहीं है, ठीक है? संविधान के अंदर इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो फिर ये नाम कहां से आए? तो ये पॉपुलैरिटी के कारण आ गए, लोकप्रियता के कारण आ गए, चाहे मीडिया के कारण आए हों, चाहे कोई समाचार पत्रों की वजह से आए हों। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? पॉपुलर नेम है इसके। तो संविधान में हमारे इनकी जगह जो शब्द लिखे गए हैं वो क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल के लिए लिखा गया है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, यह शब्द लिखा हुआ, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, यह शब्द लिखा है। यहां इसके लिए जो शब्द काम में आया है उसमें लिखा गया है संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता। और यहां जो शब्द आप कह सकते हैं वो है वित्तीय अस्थिरता, वित्तीय अस्थिरता, ठीक है? तो इनके आधार पर अपने देश के अंदर तीन प्रकार का आपातकाल उसके किसी एक भाग में या पूरे देश के अंदर लागू किया जा सकता है। अब ये जो राष्ट्रीय आपातकाल वाले प्रावधान है ये हमें कहां से कहां तक देखने को मिलते हैं? तो आर्टिकल नंबर 352, 353, 354, ठीक है? तीन तो ये लगातार है। इसके बाद दो आर्टिकल हम और पढ़ेंगे आगे, 358 और 359। ये जो प्रावधान है इतने, ये सारे संबंधित है किससे? राष्ट्रीय आपातकाल से। फिर इसमें एक आर्टिकल ऐसा है 355 जो बच गया, वो न इधर का है न इधर का है, यानी कि इन दोनों भागों को आपस में जोड़ने वाला जो आर्टिकल है वो कौन सा है? 355। फिर ये जो संवैधानिक तंत्र की विफलता वाला प्रावधान है ये लागू होता है आर्टिकल नंबर 356 में और 357 में, 356 और 357। फिर इसके बाद 58, 59 और ये अकेले एक आर्टिकल के रूप में वर्णित है किसमें? 360, 360, ठीक है? तो ये हमने देखा कि हमारा जो भाग है 18 नंबर वाला, उसके आगे उपभाग कितने हैं या उसको अपने कितने भागों में डिवाइड कर रखा है आर्टिकल के हिसाब से, वो सारी चीजें हमने देखी। और ये सारा सिस्टम तभी काम करेगा जब हमारे देश के अंदर किसी संघीय ढांचा जो है हमारा, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आक्रमण होगा या उसकी सुरक्षा जो है उसके ऊपर खतरा उत्पन्न होगा, उस कंडीशन के अंदर, ठीक? अब अपने इन तीनों की एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, है ना? फिर कह रहा हूं कि ये शब्दावली हम सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी के हिसाब से यूज में ले रहे हैं। देखो, राष्ट्रीय आपातकाल, कुछ पॉइंट जो हमें इसमें कॉमनली पढ़ने हैं, पहले मैं वो पॉइंट आपको बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे वो है कि आपातकाल को लगाने का आधार क्या होगा, बेस क्या है, किस आधार पर यह आपातकाल लगाया जाएगा। दूसरा हम इसमें पार्ट पढ़ेंगे कि इस आपातकाल की उद्घोषणा कौन करेगा, अनाउंसमेंट कौन करेगा, किसकी सिफारिश पर करेगा, वो बात पढ़ेंगे। तीसरी हम इसमें एक चीज पढ़ेंगे वो है समय अवधि की, समय अवधि, कितने समय के लिए ये लागू रहेगा। एक बार इन तीन पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं अपने, ठीक? सबसे पहले देखो आप आधार, राष्ट्रीय आपातकाल जो आर्टिकल नंबर 352 के अंतर्गत लगाया जाएगा, ठीक है? 352 के अंतर्गत उसके दो आधार हो सकते हैं हमारे पास, या हम कह दें कि दो प्रकार हो सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के, दो प्रकार। एक को हम बोलते हैं बाहरी आपातकाल या बाह्य आपातकाल, और दूसरे को हम बोलते हैं आंतरिक आपात, आंतरिक आपात। कहने का मतलब हमारा जो संघ है उस संघ पे जो खतरा है वो दो तरीके से आ सकता है, या तो बाहर से कोई खतरा आ जाए हमारे देश में, या हो सकता है हमारे देश के अंदर कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि देश की संघीय ढांचे के ऊपर खतरा उत्पन्न हो जाए। तो बाहरी खतरा कैसे आ सकता है? बाहरी खतरा इस कंडीशन में आ सकता है कि हमारे देश के ऊपर किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया, बाहरी आक्रमण हो गया हमारा, ठीक है? जैसे पाकिस्तान ने, चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किए हैं, तो वो वाले जो आक्रमण है उसको हम क्या बोलेंगे? बाह्य आक्रमण। दूसरा यह भी संभव है कि हम चला के किसी दूसरे देश के साथ युद्ध कर लें, हालांकि है तो वो भी युद्ध, लेकिन उसको हम युद्ध नहीं बोलकर क्या बोल रहे हैं? आउटर अटैक बोल रहे हैं, बाहरी आक्रमण बोल रहे हैं। जबकि हम खुद अगर किसी देश के साथ युद्ध करते हैं तो उसको अपने आंतरिक युद्ध या युद्ध के रूप में अपने उसको संबोधित करेंगे, वॉर के रूप में, ठीक है? आंतरिक रूप से कैसे आपातकाल लगाया जा सकता है? तो हमारा जो मूल संविधान है उस मूल संविधान में इसके लिए एक शब्द लिखा गया था, आंतरिक अशांति, आंतरिक
अशांति। यह शब्द लिखा हुआ है संविधान में, लिखा गया जब हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उस समय आंतरिक आपातकाल का जो आधार बताया गया था वो बताया गया था आंतरिक अशांति। अब ये आंतरिक अशांति किसको बोलेंगे अपने, तो संविधान निर्माताओं ने ये डिफाइन नहीं किया संविधान में। तो एक समय ऐसा आया हमारे देश के अंदर 1975 के अंदर, जब इस आंतरिक अशांति शब्द की मनमाने तरीके से व्याख्या की गई और व्याख्या करके हमारे देश के अंदर आपातकाल लागू कर दिया गया। तो जैसे ही वो आपातकाल समाप्त हुआ, वैसे ही जो नई सरकार बनी उसने इस पूरे प्रावधान के अंदर जो हम भाग पढ़ रहे हैं 18 नंबर, इस पूरे 18 नंबर भाग में बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत सारे परिवर्तन किए। और वो जो परिवर्तन हो रहे थे वो 44वें संविधान संशोधन से हो रहे थे। किसे? 44वें संविधान संशोधन से। सन था 1978, 1978। तो 1978 के अंदर इस सबसे पहले इस आंतरिक अशांति शब्द को रिप्लेस किया गया और इसकी जगह एक नया शब्द लिखा गया, सशस्त्र विद्रोह, विद आर्म्ड रिवॉल्यूशन। यानी कि सेना के द्वारा या देश के किसी भाग में ऐसे लोगों के समूह द्वारा कोई विद्रोह कर दिया जाए और उनके पास हथियार हो, सशस्त्र हो, और वो देश की आंतरिक शांति के लिए खतरा उत्पन्न कर दे, तो उस कंडीशन में किसी भाग के अंदर यह आपातकाल लगाया जा सकता है। यह बात सबसे पहले चेंज की गई कौन से संविधान संशोधन से? 44वें से। अभी इसके ठीक बाद अपने पहले 44वां संशोधन ही पढ़ेंगे, तब अपने इसकी ओरिजिनल बात क्या थी और आज क्या है ये दोनों में अंतर समझ आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने योग्य टॉपिक है। जब तक आपकी माइंड में इसकी समझ नहीं होगी आप क्वेश्चन हल कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ही ऐसी आएगी जो आपको देखने के बाद में पता ही नहीं चलेगा कि ये पूछना क्या चाह रहा है। इसलिए इसको बड़ी इम्तिहान से सुनना, धीरे धीरे कर लेंगे इसको, 2 दिन में कर लेंगे टॉपिक को, 3 दिन में कर लेंगे, लेकिन इसका क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए। और एग्जामिनर का फेवरेट होता है ये, क्यों? उसको पता है कि अगला जो बैठने वाला है उसको मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में फर्क क्या है यही नहीं पता, और नहीं होता। 99% कैंडिडेट सीधे जाते हैं, है ना, और वहां वो लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसा 1-2 पॉइंट डाल देता है और अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं कि ये दो प्रकार से लगाया जा सकता है, बाहरी आपातकाल के रूप में और आंतरिक आपातकाल के रूप में। बाहरी आपातकाल बाह्य आक्रमण या युद्ध की स्थिति में लगेगा, और ये आंतरिक आपातकाल जो है, पहले संविधान में आंतरिक अशांति शब्द लिखा हुआ था, उसको फिर रिप्लेस किया गया है किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसकी जगह शब्द लिख दिया गया क्या? सशस्त्र विद्रोह। तो ये तो इसके आधार हैं। अब देखिए अगला पॉइंट अपने पढ़े इसमें, उद्घोषणा। उद्घोषणा इसकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। आपातकाल की उद्घोषणा, हम राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे हैं, तो निश्चित बात है कि इसकी उद्घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किन आधार पर करेगा? तो इन आधारों पर करेगा। अब यहां 2 बातें अपने को समझनी है। पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति ये जो उद्घोषणा करेगा, ये मूल संविधान में तो कुछ और था और वर्तमान में कुछ और है। यानी कि राष्ट्रपति को यह बात कौन बोलेगा कि उद्घोषणा कर दो, आपातकाल लगा दो? तो मूल संविधान में तो लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री चाहेगा तो राष्ट्रपति आपातकाल लगा देगा, और प्रधानमंत्री भी कैसे चाहेगा, या तो राष्ट्रपति को लिखित में दे दे, या ओरली भी अगर बोल दे, मौखिक भी अगर कह दे फोन करके कि सुबह इतने बजे आपातकाल की उद्घोषणा होनी है, आप ऑर्डर प्रिंट करवाइए, फोन पे ही अगर कह दिया तो भी राष्ट्रपति आपातकाल लगाएगा, और मंत्रिपरिषद की ही सलाह मानी जाएगी राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री देगा, चाहे उसने मंत्रिपरिषद से विचार विमर्श किया है नहीं किया है, यह बात अलग है। ठीक है, लेकिन इसके आधार पर क्या लगाया जा सकेगा? आपातकाल लगाया जा सकेगा। लेकिन मैंने बता रहा हूं 1975 वाला जो आपातकाल था हमारा, उसकी सबसे ज्यादा आलोचना हो रही थी। तो 1978 में जैसे ही सरकार बदली, 44वां संशोधन हुआ, इस बात को भी बदला गया और इसमें एक नया प्रावधान जोड़ दिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान। पहली बात तो यह है कि यह सिफारिश केवल लिखित में होनी चाहिए, मौखिक आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जाएगा, नंबर 1 बात। दूसरी बात, अकेला प्रधानमंत्री इसको नहीं लगाएगा, प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिमंडल के सदस्य भी शामिल होंगे। किसके? मंत्रिमंडल के। ये अपने की ऑफ दी इस टॉपिक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कैबिनेट। क्या बोलेंगे? कैबिनेट। ये कैबिनेट नाम का जो शब्द है, ये हमारे संविधान का शब्द नहीं था।
हमारे संविधान में इसकी जगह जो शब्द है वो है मंत्री परिषद। क्या नाम है? मंत्री परिषद। दोनों में अंतर क्या होता है वो तो अपने प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद टॉपिक करेंगे, उसमें देखेंगे। पर अभी आप ये ध्यान रखिए कि यहां जो शब्द इस्तेमाल में लिया गया है वो मंत्री परिषद न लेके क्या लिया गया? मंत्रिमंडल शब्द काम में लिए गए। इंग्लिश में देखें तो कैबिनेट वर्ड। और इस शब्द का इस्तेमाल संविधान में केवल एक ही जगह हुआ है, वो आर्टिकल 352 के अंदर हुआ। बाकी कहीं भी किसी भी आर्टिकल के अंदर मंत्रिमंडल नाम का कोई शब्द नहीं है, केवल एक जगह है। और वो किसके संदर्भ में यूज में लिया गया है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की सिफारिश के संबंध में काम में लिया गया है, जो कि प्रधानमंत्री अपने मुख्य मुख्य जो मंत्री हैं मंत्रिपरिषद के, जिनको कैबिनेट मंत्री बोला जा रहा है, उनकी सलाह के बाद में लिखित रूप में जब राष्ट्रपति को देगा तभी ये आपातकाल लगाया जा सकेगा। तो एक चेंज ये हुआ। ये चेंज कौन से संशोधन से किया जा रहा है? 44वें संशोधन से। ठीक। दूसरी बात एक और देखो आप इसमें, दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा ये है कि ये जो उद्घोषणा की जाएगी ये किसी घटना के घटित होने से पहले भी की जा सकती है। घटित होने से पहले भी की जा सकती है। बस संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति को इसका समाधान हो जाना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति को इस बात का अंदेशा हो जाए कि देश के ऊपर संकट आने वाला है, पाकिस्तान आज रात को हमारे देश के ऊपर इस हिस्से के ऊपर आक्रमण करने वाला है, आज देश के किसी भी हिस्से के अंदर कुछ विद्रोही इकट्ठे हो रखे हैं और वो देश के ऊपर उस राज्य के अंदर अशांति पैदा करेंगे, तो आज वहां पे उस राज्य के अंदर आपातकाल लगाना जरूरी है। तो इस आधार पर राष्ट्रपति किसी घटना के घटित होने से पूर्व भी देश के अंदर आपातकाल लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि आक्रमण हो गया उसके बाद ही आपातकाल लगे, फिर तो लगेगा ही लगेगा। अगर हमारे देश का युद्ध हो रहा है, दूसरे देश के साथ हम युद्ध कर रहे हैं तो भी, तो कोई भी घटना के घटित होने से पहले भी आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा सकता है। ये दो पॉइंट अपने को उद्घोषणा के अंदर ध्यान रखना। अब जब एक बार उद्घोषणा हो गई तो फिर इसकी समय अवधि कितनी रहेगी? तो मूल संविधान के अंदर यह समय अवधि 2 माह थी। हर पॉइंट को देखते जाना, ठीक है। मूल संविधान में यह अवधि कितनी थी? 2 माह। लेकिन 44वें संशोधन से इस अवधि को घटा के 1 माह कर दिया गया, ठीक है। तो थर्ड चेंज जो इसमें आ रहा है 44वें संशोधन से वो क्या है? हाँ, समय अवधि इसकी घटा के 2 माह से कितनी कर दी गई? 1 माह कर दी गई। ये इसकी समय अवधि की बात है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक इसमें और डिस्कस करते हैं 3-4 पॉइंट। अब अगर समय अवधि समाप्त होने वाली है तो इसको आगे जारी रखने के लिए अनुमोदन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अनुमोदन कौन करेगा और कितने टाइम के लिए करेगा वो हम पढ़ेंगे। फिर हम इसमें यह देखेंगे कि अगर इस उद्घोषणा को समाप्त करना हो तो उसके आधार क्या क्या हो सकते हैं। चलो अभी अपने 2 पे बात कर लेते हैं। देखो हमारे मूल संविधान में क्या लिखा हुआ था? मूल संविधान में यह लिखा हुआ था कि अगर 1 माह से ज्यादा इसको आगे जारी रखना है तो यह काम करेगी कौन? संसद। 1 माह से अधिक अवधि अगर आपातकाल की लगानी है तो यह निर्णय कौन करेगी? संसद करेगी। संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर करेगी। दूसरी बात, संसद इसके लिए जो बहुमत संसद को चाहिए होगा वो है साधारण बहुमत। मतलब कुल सदस्य संख्या का, टोटल का अगर 50% से एक व्यक्ति ऊपर सहमत होगा तो वो आपातकाल आगे बढ़ाया जा सकेगा। और एक बार अनुमोदन हो गया तो इसको अनिश्चित काल के लिए लागू रखा जा सकता है। किसके लिए? अनिश्चित काल तक लागू रखा जाएगा। कहने का मतलब आपातकाल की अधिकतम कोई समय सीमा डिसाइड नहीं है। अधिकतम कितने भी समय तक आपातकाल को जारी रखा जा सकता है। 2 बातें मूल संविधान में क्या? पहली बात क्या कि अगर अनुमोदन करना है, आपातकाल को आगे बढ़ाना है तो यह काम किसके द्वारा किया जाएगा? संसद द्वारा किया जाएगा। किस बहुमत से किया जाएगा? साधारण बहुमत से किया जाएगा। अब वही 44वां संशोधन आया, 75 वाला आपातकाल ऐसे ही लगा दिया गया था। अब जब 44वां संशोधन हुआ तो इसमें किए गए चेंज। देखो क्या चेंज किए गए 44वें संशोधन के बाद में? क्या चेंज हुए? काम तो संसद का ही था, साधारण बहुमत को बदल दिया गया विशेष बहुमत। साधारण बहुमत को विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का हमारा मतलब यह है कि साधारण बहुमत तो होना ही चाहिए,
यानी कि 50% लोग तो सहमत होने ही चाहिए टोटल सदस्य संख्या का। उससे कम अगर आए हैं तो अनुमोदन होगा ही नहीं। जैसे मान लो लोकसभा के सदस्य संख्या 543 है, तो 543 में से कम 50% लोग तो उपस्थित होने ही चाहिए, उसके पक्ष में होने ही चाहिए इतने लोग। तो मान लो लोग ही 300 आए और 300 में से 150 ने कहा कि आपातकाल लगाए, तो ये घोषणा आगे नहीं बढ़ेगी। कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत होना ही चाहिए, प्लस उसके साथ साथ मत देने वालों का 2/3 बहुमत। मत देने वाले जो सदस्य हैं उसका 2/3 बहुमत। मान लो 543 है, तो 543 के हाफ अगर अपने करें तो 271, 272 लोग चाहिए हमें। इतने लोग पक्ष में चाहिए। इतने लोग क्या चाहिए? पक्ष में चाहिए। अब मान लो 300 लोगों ने वोट डाले। कितने लोगों ने? 300 क्यों ले अपने, 400 ले। 400 लोगों ने वोट डाले, तो इन 400 लोगों का 2/3 यानी कि मत डालने वालों का भी 2/3 बहुमत होना चाहिए कम से। 2/3 का मतलब यानी कि 266। इतने लोग उसके पक्ष में होने चाहिए। समझ रहे हो बात? तो ये दोनों शर्तें जब पूरी हो जाए, आप तो इतने इसमें दिमाग मत ही लगाओ से, आप तो बस दो ही चीज ध्यान रखो। विशेष बहुमत का अर्थ क्या है? साधारण बहुमत प्लस मत डालने वालों का 2/3। ये दोनों शर्तें जब पूरी कर देगा तो उसको आगे जारी रखा जा सकेगा। सेकंड बात, एक बार अनुमोदन होने के बाद यह अनिश्चित काल तक लागू नहीं रहेगा। इसकी अवधि अधिकतम एक बार में 6 माह बढ़ाई जा सकती है। अधिकतम एक बार में 6 माह बढ़ाई जाएगी, यानी कि 6 माह के बाद अगर इसको और आगे जारी रखना है तो दोबारा यही बहुमत हमें रिपीट करना पड़ेगा। फिर 6 महीने के लिए और बढ़ाना है, फिर रिपीट करो, फिर 6 महीने के लिए बढ़ाना है, रिपीट करो। यानी कि इसको लागू तो अनिश्चित समय के लिए रखा जा सकता है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए, हर 6 महीने के बाद आगे बढ़ाने के लिए अपने को बार बार विशेष बहुमत से इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। यह बात समझ में आ रही है आपको? पहले तो क्या था? सिर्फ बहुमत कैसा चाहिए? साधारण। सेकंड, एक बार बढ़ा दिया, बस काम हो गया। फिर उसके बाद में अनिश्चित काल के लिए ये लागू रहेगा, जब तक चाहेगी संसद, जब तक सरकार चाहेगी तब तक। फिर इसको बदला गया, कहा गया कि ये साधारण से नहीं, इसको आगे बढ़ाना है तो विशेष बहुमत से बढ़ाओगे, और एक बार में केवल कितने समय के लिए बढ़ाओगे? 6 माह के लिए बढ़ाओगे। 6 माह से ज्यादा अगर इसको जारी रखना भी है तो आपको दोबारा विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से 6 माह से आप इसको कितनी भी बार आगे जारी रख सकते हैं। यह परिवर्तन किससे है? 44वें संविधान संशोधन से। याद रखनी है ये सारे पॉइंट। ये क्यों बता रहा हूं मैं? अभी 2 संशोधन और बताऊंगा जो पेपर में टारगेट होते हैं। पूछेगा आपसे कौन सा एक आपातकाल के कौन से प्रावधान में कौन सा एक परिवर्तन 44वें संशोधन से नहीं हुआ, वहां दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तक तो अपने एक ही पढ़ रहे हैं, कौन सा? 44वां। तो ये अनुमोदन हो गया इसका। अब एक चीज और देखिए आप, अनुमोदन हो गया, मान लो अनुमोदन करवाना है अपने को, और उसी टाइम के दौरान हमारी लोकसभा भंग हो गई, यानी कि 6 महीने का टाइम नजदीक आने वाला है, या 1 माह का टाइम नजदीक आने वाला है, 30 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए अनुमोदन, और उसी समय लोकसभा हमारी क्या हो गई? भंग हो गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? क्या तो हम ये रहे हैं कि संसद ही इसको आगे बढ़ाएगी। अब संसद का एक सदन ही नहीं है, तो हमारा संविधान ये कहता है कि अकेली राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से इसको आगे बढ़ाएगी। ठीक है, अकेली राज्यसभा ही इसको क्या करेगी? 2/3 बहुमत से आगे बढ़ाएगी। लेकिन जैसे ही नई लोकसभा आएगी, नई लोकसभा, वो नई लोकसभा 30 दिन के अंदर अंदर इसको 2/3 बहुमत से अगर अनुमोदन दे तो ये आगे जारी रहेगा। अगर उसके 30 दिन बीत गए और उसने अनुमोदन नहीं दिया तो फिर आपातकाल क्या हो जाएगा? हमारा समाप्त हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी आ जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के अनुमोदन से पूर्व लोकसभा अगर भंग हो जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि आगे नहीं बढ़ेगी, अकेली राज्यसभा आगे बढ़ाएगी। लोकसभा के आने तक वेट किया जाएगा। नई लोकसभा के गठित होने के बाद 30 दिन के भीतर उसको अनुमोदन मिलना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो नई लोकसभा राज्यसभा के लिए उसको आगे बढ़ाएगी एक बार के लिए तो, लेकिन जैसे ही नई लोकसभा, चुनाव तो नहीं होने, चुनाव जैसे ही होंगे, नई लोकसभा आएगी, 30 दिन के अंदर अंदर वो इस जो हमारी आपातकाल की घोषणा है इसको 2/3 बहुमत से अगर अनुमोदन दे देगी तो वो आगे जारी रह जाए। अदरवाइज क्या हो जाएगा? वहीं वो समाप्त हो जाएगा। तो ये जो प्रावधान है ये किसके संबंध में? इसके
अनुमोदन के संबंध में। ठीक है, अब अपने इसमें आगे बढ़ते हैं समाप्ति के बारे में कि आपात उद्घोषणा को समाप्त कैसे किया जा सकता है। देखो, समाप्त करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो यह कि राष्ट्रपति इसे किसी भी समय वापस ले सकता है, किसी भी समय वापस ले सकता है। अब आप एक चीज सोच के देखो, राष्ट्रपति कोई काम अपनी मर्जी से तो कर ही नहीं सकता है। इसका मतलब अगर प्रधानमंत्री उसको कह दे, मंत्रिपरिषद उसको कह दे, इसके लिए कोई लिखित में देने की जरूरत नहीं। ये काम यानी कि आपातकाल की समाप्ति जो है उसके लिए वो चीजें जरूरी नहीं है जो अनुमोदन के लिए चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति को अगर प्रधानमंत्री की सलाह दे दी जाए और कह दे कि आपातकाल को समाप्त कर दो, तो राष्ट्रपति किसी भी समय इसको क्या ले सकता है, वापस ले सकता है, क्योंकि उसी ने घोषणा की थी तो वो वापस ले लेगा। दूसरी, ये समाप्त करने की पावर संसद के पास होती है। दूसरी अगर अपने ये देखें इसके अंदर, तो ये है कि अगर 1 माह में उसको अनुमोदन नहीं मिला, 1 माह में अनुमोदन नहीं मिला, तो स्वतः समाप्त हो जाएगी, अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि टाइम उसका मैक्सिमम कितना है, एक बार में 1 माह ही है। फिर एक तरीका यह भी हो सकता है कि 6 माह बाद या 6 माह से पूर्व उसको अनुमोदन नहीं मिला, तब भी समाप्त हो सकती। 6 माह से पूर्व उसको अनुमोदन नहीं मिला तो भी आगे जारी नहीं रख सके। ये तरीका तो हमारे संविधान में पहले से थे। अब वही बात 44वां संशोधन आया, हर जगह आएगा ही। 44वें संशोधन से इसमें एक नई बात और जोड़ दी गई, और वो नई बात थी, उसको हम बोलते हैं लोकसभा की पहल। लोकसभा की पहल, ध्यान रखना आप इस बात का, कहीं भी हम इसमें संसद शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपातकाल की समाप्ति के लिए संसद आउट है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। ठीक है, संसद उसको केवल क्या बढ़ा रही है, आगे बढ़ा रही है। जब इसको समाप्त करने की बारी आएगी, तो अगर ये वाला तरीका इस्तेमाल में लिया जाए तो इसमें संसदीय अनुमोदन की जरूरत नहीं है, संसद से पूछने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कह देगा तो वो निर्णय मान लिया जाएगा। यहां तो बढ़ा ही नहीं रही है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब एक नया प्रावधान जोड़ा गया, लोकसभा की पहल। इसके अंदर क्या कहा गया, देखो, अगर मान लो लोकसभा का सत्र चल रहा है, लोकसभा का सत्र चल रहा है और लोकसभा के 1/10 सदस्य लिखित में लोकसभा अध्यक्ष को विशेष मीटिंग बुलाने का आग्रह करे। विशेष मीटिंग बुलाने का क्या करे, आग्रह करे। किसके लिए, आपातकाल की उद्घोषणा को समाप्त करने के लिए। अपने आप नहीं करेगा। अगर संसद में यह कार्य कर सकती है तो केवल कौन कर सकती है, लोकसभा कर सकती है। और लोकसभा यह कार्य करे तो इसके लिए उसको स्पेशल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। और स्पेशल मीटिंग कौन बुलाएगी, लोकसभा अध्यक्ष बुलाएगा, क्योंकि मीटिंग बुलाने का अधिकार उसके पास ही होता है। और वो अपने आप नहीं बुलाएगा, उसके लिए कम से कम 1/10 सदस्य, कहने का मतलब 55 सदस्य लोकसभा के, जब उसको रिटर्न में ये लिख के देंगे कि आपातकाल की उद्घोषणा को समाप्त करना है, उसके लिए मीटिंग बुलानी है, आप इसके ऊपर कार्रवाई करें, तो लोकसभा अध्यक्ष मीटिंग बुला लेगा। और उस मीटिंग में साधारण बहुमत से, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, साधारण बहुमत से यदि लोकसभा समाप्ति प्रस्ताव पारित कर दे, समाप्ति प्रस्ताव पारित कर दे, तो आपात उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी। कौन सा बहुमत, साधारण बहुमत। ध्यान रखना है, अनुमोदन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत। और इसको समाप्त करने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत। अनुमोदन करने के लिए दोनों सदन चाहिए, लोकसभा भी चाहिए, राज्यसभा भी चाहिए। समाप्त करने के लिए केवल लोकसभा ही काफी है। ठीक है, इसको अपने क्या बोलते हैं, लोकसभा की पहल बोलते हैं। और यह प्रावधान कौन से संशोधन से जोड़ा गया, 44वें संशोधन से। अब दूसरी एक बात हो रही कि अगर सत्र नहीं चल रहा हो, मान लो जनवरी का महीना हो, सत्र अवकाश चल रहा है, जून का महीना है, सत्र अवकाश चल रहा है, उस समय फिर क्या होगा, तो उस समय यही 1/10 सदस्य राष्ट्रपति को लिखित में देंगे, राष्ट्रपति को लिखित में देंगे। और राष्ट्रपति फिर स्पेशल मीटिंग बुलाएगा। सत्र चल रहा है तब तो लोकसभा अध्यक्ष बुला लेगा, सत्र नहीं चल रहा है
तो राष्ट्रपति क्या करेगा, स्पेशल मीटिंग बुलाएगा और उस स्पेशल मीटिंग में अगर लोकसभा साधारण बहुमत से इसको पारित कर दे तो ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समझ गए बात? तो लोकसभा की आपात उद्घोषणा समाप्त कैसे कैसे हो सकती है, उसके तरीके क्या हो सकते हैं, वो ये है। उसमें एक नया तरीका जो जोड़ा गया है वो लोकसभा की पहल का है, जो कि 44वें संशोधन से जोड़ा गया है। बस दो ही बातें ध्यान रखनी है, समाप्ति में संसद नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी, याद रखनी है पॉइंट, अब तो बता रहा हूं, प्रश्न करते समय फिर गलत करके आते हो। ठीक है, कितने इम्तिहान से कितने सिस्टमेटिक अपने इस चीज को कर रहे हैं, बावजूद उसके गोंगों की तरह क्वेश्चन गलत कर आते हो आप। ठीक है, तब बड़ा ऐसे लगता है, होना ही नहीं चाहिए। मतलब इतनी एक छोटी माइनर चीज जब अपनी क्लियर हो जाए तो फिर एग्जामिनर कितने क्वेश्चन बना सकता है। ये तो अपने तो बहुत डीप में जाके जो एग्जामिनर 100 में से ऐसे सोचेगा ना कि मुझे 25 ऐसे प्रश्न बनाने हैं जो एक बहुत अच्छा सिलेक्टिव कैंडिडेट कर सके जिन प्रश्नों को, तो उसमें इन प्रश्नों को शामिल करेगा। और अगर अपने ये भी क्वेश्चन भी किए हुए हैं तो फिर साधारण प्रश्नों पे तो अपना सिलेक्शन रुकना ही नहीं चाहिए। और विशेष वालों में भी अगर अपने 50% आप कर लेते हो तो 30 में से 15% करने के बाद वो आपकी लीड है। ठीक है, 30 नंबर की लीड है जो आपको सिलेक्शन करवा देगी। और जहां जहां प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, वो तमाम चीजें अपने साथ के साथ कर रहे हैं कि यहां प्रश्न बनाए। ठीक है, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, संसद, लोकसभा, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, कौन सा परिवर्तन मूल संविधान में क्या था, वर्तमान में क्या है, किस संशोधन से ऐसा हुआ, है ना, तमाम बातें इसके बारे में अपने डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास इसकी क्या, समाप्ति। तो अभी तक जो हमने चीजें डिस्कस की इनकी समाप्ति के तरीके, फिर हमने अनुमोदन देखा था इसका, तो मूल संविधान में क्या था और उसके बाद में आगे के संविधान में 44वें संशोधन से क्या किया गया। फिर इसके बाद में हमने देखा कि राष्ट्रीय आपातकाल का आधार क्या हो सकते हैं। आधार में एक चेंज किया गया था, ये वाला आंतरिक अशांति की जगह क्या जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह। उद्घोषणा के अंदर हमने देखा था कि पहले प्रधानमंत्री कर सकता था, बाद में इसकी जगह प्रधानमंत्री के साथ किसकी, मंत्रिमंडल की। पहले लिखित और मौखिक दोनों ही हो सकते थे, अब केवल किससे चलेगी, लिखित से ही चलेगी। और घटना के घटित होने से पहले भी क्या लगाया जा सकता है, आपातकाल लगाया जा सकता है। मूल के अंदर अगर अपने देखें तो क्या थी, 2 माह की अवधि थी और 44वें से इसको घटा के क्या कर दिया गया, 1 माह कर दिया गया। ठीक, अब देखिए एक आध चेंज अपने और देख लेते हैं। 44वें संशोधन से एक आध चेंज और किए गए थे, वो और देखते हैं। देखो 44वें संशोधन से एक चेंज ये भी हुआ कि उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, यानी कि अगर न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को यह लगे कि राष्ट्रपति ने उद्घोषणा गलत कर दी या उसको जो सलाह दी गई प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के द्वारा वो ऐसी परिस्थिति थी नहीं और बावजूद उसके क्या कर दी गई, आपात उद्घोषणा कर दी गई। और ये सब काम क्यों हो रहे थे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं 75 वाला जो आपातकाल था वो देश के लिए वास्तव में इस मामले में, संविधान के मामले में बहुत कुछ गलत हो रहा था उसके अंदर। तो हर तरीके से शिकंजा कसा गया बाद में कि आने वाले भविष्य में कभी ऐसा कोई प्रधानमंत्री, ऐसी कोई मंत्रिपरिषद नहीं बने जो अपनी मनमर्जी से आपातकाल लगा दे। तो जितने परिवर्तन संसद की दृष्टि से हो सकते वो तो किए ही किए, साथ में इसमें नई शर्त और जोड़ी गई, क्या कि इसका न्यायिक पुनरावलोकन भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अगर इसको देखेगी कि यह उद्घोषणा वास्तव में ऐसी परिस्थितियां देश में है या नहीं है, उसकी जांच करने का राइट भी किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि इससे ठीक पहले 1975 के अंदर इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा एक संविधान संशोधन किया गया था, 38वां संविधान संशोधन। कौन सा, 38वां संविधान संशोधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इस संशोधन के द्वारा आपात उद्घोषणा को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर कर दिया गया था। पूछ लेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन से संशोधन के द्वारा आपात उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता था, यह प्रावधान जोड़ा गया था। कौन सा संशोधन था बताओ, 38वां संशोधन। कौन सा था, 38वां। इस संशोधन को रिप्लेस करने के लिए फिर 44वें संशोधन में यह लाइन दोबारा लिखी गई कि उद्घोषणा का जैसे पहले न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता था वही सेम बात अब लागू रहेगी, यानी कि उसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकेगा। दूसरी बात, इसी संशोधन से एक नई लाइन और भी जोड़ी गई थी, वो भी अपने को ध्यान रखनी है। वो नई लाइन ये थी कि अगर
एक आपातकाल की उद्घोषणा लागू है, एक आपातकाल की उद्घोषणा लागू है, चल रही है मतलब, तो इसके साथ साथ दूसरी आपात उद्घोषणा भी की जा सकती है, दूसरी आपात उद्घोषणा भी की जा सकती है। कहने का मतलब एक ही समय में एक से अधिक आपातकाल भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है। और यह लाइन भी इसलिए जोड़ी जा रही थी क्योंकि 1971 में जब हमारा युद्ध हो रहा था, ठीक है, बांग्लादेश को लेकर पाकिस्तान के साथ, उस समय हमारा आपातकाल लगा हुआ था, वो आपातकाल चल रहा था। और 1975 में दोबारा आपातकाल लगाया जा रहा था, लेकिन वो आंतरिक अशांति के नाम पर लगाया जा रहा था, युद्ध के नाम पे नहीं था, सॉरी, बाह्य आक्रमण के नाम पे नहीं था। किसके नाम पे लगाया जा रहा था? आंतरिक अशांति के नाम पे। तो पहले वाला तो चल रहा था और दूसरा नया और लगा दिया गया। तो यह प्रावधान जोड़ा गया था किससे? 38वें संविधान संशोधन से। बात समझ आई आपकी? ये दो परिवर्तन इससे हुए कि न्यायिक पुनरावलोकन से उसको बाहर कर दिया गया और दूसरा एक ही समय में एक से अधिक आपातकाल भी लगाए जा सकते हैं। ये प्रावधान जोड़े गए थे 38वें से, इनमें से एक को समाप्त कर दिया फिर किससे? 44वें संशोधन से, और उसमें लिख दिया गया कि उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। अब एक संशोधन अपने और देख लेते हैं इसमें, 42वां संशोधन, ठीक है, क्योंकि यह भी इंदिरा गांधी के समय में ही हो रहा था। 42वां संशोधन 1976, इसमें यह कहा गया था कि पहले जो आपातकाल लगता था पूर्व में, वो जब घोषणा हो जाती थी तो पूरे देश में लगता था, यानी कि अगर आपातकाल लग गया तो एक साथ पूरे देश में ही लगाया जाता था उसको। अब मान लो अपना बॉर्डर स्टेट है कोई, जैसे चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ, तो हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है या उत्तर भारत के जो राज्य वो प्रभावित हो रहे थे उससे, नीचे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं था डायरेक्टली, मतलब अटैकिंग की दृष्टि से, तो वहां भी सारे सिस्टम मशीनरी को जाम करके छोड़ दिया। तो बाद में यह बात भी कही गई 42वें के अंदर कि ये जो आपातकाल का प्रावधान है इसको पूरे देश के अंदर लागू किया भी जा सकता है और इसके किसी एक भाग में भी इसको लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो बाद में इस संशोधन से वर्तमान में स्थिति यह है कि पूरे देश में या इसके किसी भाग में, या इसके किसी भाग में आपातकाल को लागू किया जा सकता है। ये तीन संशोधन है जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। 44वां एक लेंथी परिवर्तन है, हर चीज में परिवर्तन हुआ था उससे। अब आप अगर ये दो याद कर लोगे, 38वां और 42वां, तो बच गए जितने सारे, वो सारे चेंजेस किससे होंगे? 44वें से होंगे, सीधी बात एक है। 38वें से दो थे, न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर किया गया, एक साथ एक से अधिक आपात उद्घोषणाएं भी की जा सकती है। 42वें से एक चेंज किया गया कि पूरे देश में या उसके किसी एक भाग के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। बाकी जो चेंजेस हुए, बाकी चेंजेस में पहला चेंज हमने पढ़ा आधार का, आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह ले गया। दूसरा जो चेंज आया वो आया कि सिफारिश कौन करेगा? तो मंत्रिमंडल करेगा और लिखित में करेगा, मंत्रिमंडल करेगा और लिखित में करेगा। तीसरा चेंज उसकी समयावधि को लेकर आया, 2 माह से घटा के समयावधि कितनी कर दी गई? 1 माह कर दी गई। चौथा चेंज उसके अनुमोदन में किया गया, पहले साधारण बहुमत से अनुमोदन होता था, फिर विशेष बहुमत लागू किया गया। पहले एक बार बढ़ाने के बाद अनंत काल तक लागू रहता था, अब की बार 6 महीने का नियम लागू किया गया कि हर 6 महीने के अंतराल से उसको आगे बढ़ाया जाएगा। फिर एक चेंज किया गया उसकी समाप्ति के अंदर, समाप्ति में जो चेंज हुआ वो आया लोकसभा की पहल के रूप में, ठीक है। और उसके बाद जो एक नया चेंज किया गया वो क्या था कि वापिस से इसको न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में ला दिया गया था। अब इससे संबंधित 2 चेंजेस और थे जो मैं आपको आर्टिकल 358 359 पढ़ाऊंगा जब, तो उनमें बता, यहां नहीं करेंगे अपने उसको, जैसे जैसे इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसको अपने कवर करेंगे, ठीक है। तो ये अपना ये वाला पार्ट जो है वो अपना कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं पीपीटी पे नहीं बताऊंगा, आप इसी बोर्ड की इमेज जो है उसको दिमाग में थोड़ी सेट रखने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि वो फिर डबलिंग हो जाती है। अब तो जैसे अपने फिट है ये दिमाग में कि कैसे बोर्ड में अपने को 38वां 42वां 44वां कैसे हो, अब पीपीटी पे लेके जाऊंगा तो बात तो यही है, सेम लिखी हुई, लेकिन वो फिर आप नोट्स में देख लेना, ठीक है। पीडीएफ में यही नोट्स होंगे सारे के सारे, ठीक। ये चेंजेस जो है ये अपने को इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो अब इसके लास्ट अपने पास एक पॉइंट बचता है, कर देते हैं अपने इसको कि राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या होंगे हमारे पास, ठीक है। ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। देखो आप
ज्यादा कोई विशेष बात नहीं है। आपातकाल के प्रभाव, देखो ये प्रभाव हमें 3 स्तर पर दिखाई देंगे, 3 स्तर पर। देखो पहला जो चेंज दिखाई देगा वो दिखाई देगा कार्यपालिका स्तर पर। दूसरा जो चेंज दिखाई देगा वो दिखाई देगा विधायी स्तर पर, विधायी स्तर पर। तीसरा जो चेंज दिखाई देगा वो देगा मूल अधिकारों पर, मूल अधिकारों पर। ये 3 चेंजेस राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान दिखाई देंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो संघ और राज्यों के बीच के जो संबंध है वो प्रभावित होंगे। संघ राज्यों के बीच के संबंध क्या होंगे? प्रभावित होंगे, इफेक्ट होंगे। और प्रभावित इस लेवल पर होंगे कि राज्य जो है वो एक तरीके से शक्तिहीन हो जाएंगे, पावरलेस हो। राज्यों की जो शक्ति है, चाहे वो कार्यपालिका के संबंध में है चाहे वो विधायिका के संबंध में है, वो शक्ति एक बार के लिए निलंबित हो जाएगी। अब यहां एक एक वर्ड को ध्यान से समझिए। कार्यपालिका से मेरा मतलब है मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से। राज्य के अंदर कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा, जैसे अपने मुख्यमंत्री है वैसे ही उसकी मंत्रिपरिषद है। तो इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इनके ऊपर इफेक्ट ये पड़ेगा, पहला पॉइंट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है, आपसे वो प्रश्न की भाषा में ऐसे बनाएगा, कार्यपालिका भंग नहीं होती है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि सरकार चली जाएगी आपातकाल लग गया तो। यह बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आपने इससे आगे वाला आपातकाल पढ़ेंगे तो इसमें और उसमें क्या चेंज है या दोनों में क्या अंतर है वो समझना है बस हमने को। यहां ना तो कार्यपालिका भंग होती है, सिर्फ उसके लिए जो शर्त लागू हो जाती है वो ये है कि वो संघीय कार्यपालिका के निर्देशों का पालन करेगी। यानी कि अब राज्य की सरकार कैसे चलेगी ये निर्देश कौन देगी? संघीय कार्यपालिका देगी। और संघीय कार्यपालिका का मतलब है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद देगी। अब राज्य के मुख्यमंत्री को कहेगी कि यह काम अब ऐसे होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री के लिए अनिवार्य है कि वो केंद्र के निर्देशों को माने। ठीक है, ये राज्यों के ऊपर ऑब्लिगेशन हमारे संविधान में लागू की गई। तो पहली बात जो हुई वो क्या हुई कि कार्यपालिका भंग नहीं हो रही है, केवल संघ की कार्यपालिका के निर्देशों के अनुसार क्या कर रही है? कार्य कर रही है। कहने का मतलब शक्तिहीन हो गई, अपनी तरफ से वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। पूरा जो मैटर है वो किसके हाथ में है? संघीय कार्यपालिका के हाथ में है। समझिए। अब विधायिका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहां हमें प्रभाव 3 रूपों में दिखाई देंगे। विधायिका के ऊपर प्रभाव देखो, राज्य की विधायिका न तो भंग होती है न निलंबित होती है। वहां तो हम क्या कह रहे थे? भंग नहीं होती। यहां क्या कह रहे हैं? भंग भी नहीं होती, निलंबित भी नहीं होती। भंग का मतलब तो नए चुनाव नहीं होंगे। जैसे आपातकाल समाप्त हो गया तो हम ये नहीं कहेंगे कि नए विधानसभा चुनाव होंगे। और निलंबित भी नहीं होगी, कहने का मतलब विधानसभा की मीटिंग आयोजित होना बंद हो जाएगी, ये भी नहीं होगा। उसके जो सत्र हैं वो तो वैसे ही चलेंगे जैसे नॉर्मली चलते हैं। लेकिन जो होगा वो क्या होगा कि राज्य विधायिका के समानांतर कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति संसद को भी मिल जाती, संसद को भी मिल जाती। कहने का मतलब राज्य की विधानसभा तो कानून बना ही रही थी, अब राज्य के विधानसभा के साथ साथ राज्य के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है? संसद को भी मिल जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा सामान्य टाइम पीरियड चल रहा होता है, संघ राज्य के बीच के संबंध जब कायम होते हैं, तो वहां हमारी शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है। वो शक्ति बंटवारा ऐसे है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कानून केवल संसद बना सकती है, उनको संघ सूची के विषय बोलते हैं। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनके ऊपर कानून केवल राज्य ही बना सकते हैं, उनको राज्य सूची बोलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं, जिसको समवर्ती बोलते हैं। यह दायरा तय किया हुआ है ताकि दोनों के बीच में कोई विवाद हो ही ना। संघ वाले अपना काम करते रहे, राज्य वाले अपना काम करते रहे। जहां दोनों आपस में सहयोग से काम करना चाहिए वहां समवर्ती के ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं। अब समवर्ती वाले मामले में एक बात लिखी हुई है कि अगर किसी विषय के ऊपर संसद भी कानून बनाए और राज्य भी कानून बनाए तो ज्यादा प्रभावी कानून संसद वाला होगा। ज्यादा प्रभावी कानून किसका माना जाएगा?
संसद वाला माना जाएगा, ये बात लिखी हुई। अब यहां देखो सेम बात हो रही है, यानी कि राज्य की विधायिका भंग या निलंबित नहीं हो रही है, कानून तो वो भी बना रही है, लेकिन उसके बराबर कानून बनाने की पावर किसको मिल गई है? संसद को। इसका मतलब संसद अब इन तीनों सूचियों पे कानून बनाएगी। राज्य पे भी, संघ पे बना ही रही थी पहले से, राज्य के ऊपर भी बनाएगी और समवर्ती पे भी पहले ही बना रही थी। और अब जैसा मैं कह रहा हूं कि ये न तो भंग होती है न निलंबित होती है। इसका मतलब अगर राज्य की विधानसभा कोई कानून बनाए और उधर से संसद भी कोई कानून बनाए तो ज्यादा प्रभावी कानून जो है वो किसका होगा? संसद वाला होगा। किसका होगा? संसद वाला होगा। तो कहने का मतलब कि विधायी स्तर के ऊपर भी मेन पावर जो है वो किसके हाथ में चली जाती है? संसद के हाथ में चली जाती है। राज्य की विधायिका भंग नहीं हो रही है, बार बार कह रहा हूं, निलंबित नहीं हो रही है, वो अपना काम कर रही है, जैसे पहले कर रही थी वैसे ही अब कर रही है। परंतु चेंज जो आ गया वो ये आ गया कि राज्य सूची के विषयों पर संसद पहले कानून नहीं बना सकती थी, लेकिन अब बना सकती है, और संसद वाले कानून राज्य वाले कानूनों की तुलना में ज्यादा प्रभावी माने जाएंगे। समझ गए इतनी बात? अब सेकंड बात समझो आप। संसद ने मान लो कानून बना दिया, तो उस कानून की अवधि कितनी होगी? समय अवधि कितने टाइम तक लागू रहेगा वो? तो हमारा संविधान कहता है संसद द्वारा बनाया गया कानून, संसद द्वारा बनाया गया कानून जो राज्य सूची पर है, कहने का मतलब वो आपातकाल की समाप्ति के, आपातकाल की समाप्ति के 6 माह तक प्रभावी रह सकता है। 6 माह तक प्रभावी रह सकता है। 6 महीने बाद अपने आप ही वो कानून अपना प्रभाव छोड़ देगा, लागू नहीं रहेगा। तो आपसे पूछेगा कि संसद के द्वारा आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाए जाते हैं उसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो उसकी अधिकतम अवधि है आपातकाल की समाप्ति के अधिकतम 6 माह तक। समझे? तो 2 बातें हमने इसमें की। एक तो राज्य विधायिका अपना काम कर रही है, वो भंग या निलंबित नहीं हुई है, लेकिन राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति बराबर किसको मिल जाती है? संसद को मिल जाती है। और संसद अगर इस संबंध में कोई कानून बनाती है तो राज्य द्वारा बनाए गए कानून से ज्यादा प्रभावी होंगे, और उस कानून की अवधि जो है वो आपातकाल की समाप्ति के अधिकतम कितने माह तक रहेगी? 6 माह तक रहेगी। ये चेंज आ गया क्या? ये तो आया कानून बनाने को लेकर। अब संसद के पास चलिए, अब संसद के पास 2 और भी बातें हैं। वो क्या है? कर का बंटवारा। कर का बंटवारा यानी कि वित्तीय संबंध। कौन से संबंध? वित्तीय संबंध। यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में पैसे का बंटवारा होता है, टैक्स का बंटवारा होता है। कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो संघ द्वारा लगाए जाते हैं, संघ इकट्ठा करता है उनको। कुछ टैक्स ऐसे भी होते हैं जिनको लगाती संघ है, वो राज्य की तरफ से इकट्ठे कर लेती है, बाद में राज्यों में बांट देती है एक अनुपात में, जो अनुपात वित्त आयोग तय करता है। अब यहां क्या होगा कि देश में आपातकाल लगा हुआ है, गतिविधियां सारी रुकी हुई है, देश को पैसे की जरूरत है, तो संसद ऐसा कर सकती है कि राज्यों को दिए जाने वाले टैक्स का हिस्सा जो है उसमें परिवर्तन कर सकती है। पहले मान लो 40% मिल रहा था, अब कह देगी कि नहीं 10% मिलेगा, आप 10% से काम चलाओ। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। अगर सामान्य स्थिति है तो संघ राज्यों के बीच में जो संबंध है वो संतुलित रहेंगे, जो तय कर दिया गया है वो मिलेगा राज्यों को, चाहे वो टैक्स का पैसा हो, चाहे वो अनुदान या ग्रांट का पैसा हो। लेकिन यहां ऐसी स्थिति लागू नहीं हो सकती। यानी कि संसद केंद्र राज्यों के बीच में टैक्स के बंटवारे को परिवर्तित कर सकती है। किसको परिवर्तित कर सकती है? टैक्स के बंटवारे को परिवर्तित कर सकती है। और यह प्रावधान जो किया गया है आर्टिकल नंबर 354 में, ये आर्टिकल बस थोड़ा सा याद रख लेना, बाकी सारे तो 352 353 में। 354 में अलग से जो एक बात शामिल की हुई है वो है वित्तीय संबंधों का प्रभावी, ठीक है, और उसमें टैक्स का बंटवारा जो है वो क्या कर सकती है? प्रभावित कर सकती है। अब एक लास्ट बात विधायी स्तर पर हम और पढ़ते हैं, वो है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की पावर। कौन सी पावर? अध्यादेश जारी करने की पावर। अब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब करता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कानून की आवश्यकता है,
अब मान लो संसद या विधायिका का सत्र नहीं चल रहा है और राज्य के ऊपर कोई कानून बनाना है, तो पहले तो काम संसद कर रही थी, लेकिन अब संसद तो सत्र में नहीं है, छुट्टी पे गई हुई है, तो फिर राष्ट्रपति क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। तो सामान्य कंडीशन में तो अध्यादेश भी केवल संघ और संवर्ती पर ही जारी होते हैं राज्यपाल द्वारा, सॉरी राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन जब आपातकाल लगा हुआ है तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है, वो एक ही कंडीशन है। वो कौन सी है? आपातकाल की 352 के अंतर्गत जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो विधायी संबंधों के अंतर्गत ही राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। एक अंतिम बात और, सामान्य रूप से हम देख रहे थे कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है और विधानसभा का कार्यकाल भी कितने साल होता है? 5 साल होता है। लेकिन अगर आपातकाल लगा हुआ है और देश में चुनाव कराने संभव नहीं है तो इनका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। और ऐसा 5वीं लोकसभा में हुआ भी है ना, 1971 से लेकर 1976 तक उसका 5 साल पूरे हो रहे थे, लेकिन 75 में आपातकाल लगा दिया था, तब उसकी अवधि को 2 बार बढ़ाया गया, एक साल के लिए। एक बार तो पूरा 1 साल बढ़ गया था, दूसरी बार जब 1 साल और बढ़ाया गया तो फिर उससे पहले आपातकाल समाप्त हो गया। तो आपातकाल के दौरान लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल सामान्य कार्यकाल से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 साल ही बढ़ाया जा सकता है। ऐसे नहीं है कि 5 साल और बढ़ा दिया एक साथ, एक बार बढ़ाएंगे, लेकिन कितने? 1 वर्ष के लिए। ठीक है, तो ये जितने भी बातें हमने देखी ये किस स्तर पर हो रही है? विधायी स्तर पर हो रही है। किस स्तर पर? विधायी स्तर पर। कार्यपालिका के स्तर पर तो हमने देख लिया कि आदेश जितने भी होंगे, निर्देश जितने भी होंगे, वो कौन देगी? संघ की कार्यपालिका देगी। ठीक है, विधायी स्तर पर देखें तो 3 चेंजेस हो रहे हैं। पहला चेंज कि विधायिका अपना काम करना बंद नहीं कर रही है, उसके समांतर काम करना शुरू कर देती है कौन? संसद। और संसद वाले कानून जो होते हैं वो ज्यादा क्या होंगे? प्रभावी होंगे। सेकंड बात, 354 के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच में जो धन का बंटवारा होता है, कर का बंटवारा होता है, उसके अंदर संसद चेंज कर सकती है। थर्ड बात, राष्ट्रपति जो है वो राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। और चौथी बात, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल सामान्य कार्यकाल से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में कितना बढ़ाया जा सकता है? एक बार ही बढ़ाया जा सकता है। ऐसा केवल एक ही बार हुआ है आज तक, जब 5वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला था और उसका कार्यकाल आगे बढ़ाया गया था। तो सबसे लंबे कार्यकाल वाली लोकसभा हमारी 5वीं लोकसभा थी। ठीक है, तो ये जो प्रभाव हमने देखे वो विधायी स्तर पर प्रभाव देखे। ठीक, चलो अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में अपने मूल अधिकारों के संबंध में कौन से प्रभाव और लागू होते हैं उनकी अपने और बात करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।